वेलकम टू पहल अकेडमी गाइस। आज जो हम डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसके अंदर में करने वाले हैं राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर 5 और 6 जो है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। सर्विस सेक्टर देखने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट देखने वाले हैं। बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा है जिसको आपको रिवीजन करना है, वो आपका इससे हो जाएगा। तो सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से करिएगा और सेम वही रहेगा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, अपना नोट डाउन कीजिएगा, फिर देखा करेंगे कौन सा क्वेश्चन सही हुआ है, आपका नहीं हुआ है। कोई डेटा अगर भूल रहे हैं तो साथ साथ में ही जहां से भी इकोनॉमिक सर्वे आपने किया है, चाहे अपने इंस्टीट्यूट से किया है चाहे किसी और इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ के किया है, तो वो आप उसको जल्दी से जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करें। इसके साथ में फुल टेस्ट है वो 10 तारीख से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, सारे के सारे आपको ऐप पे भी हो जाएंगे और साथ साथ के अंदर में प्रिंट ले सकते हैं उसका आप, और ओएमआर सीट के साथ में आपको आंसर की भी मिल जाएगी। तो 10 के बाद में आप उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। 4 फुल टेस्ट आपके रहेंगे। ठीक है, तो चलो आज से शुरू करते हैं। 5वां और 6ठा जो चैप्टर हो जाएगा, जल्दी हम 7वां 8वां बचे हुए चैप्टर हैं उनकी 1 या 2 क्लास के अंदर में इनको कवर कर लेंगे। और लास्ट के अंदर में सारे जो इकोनॉमिक सर्वे की ये हमने क्वेश्चन किए हैं इनकी आपको एक पीडीएफ में मिलेगी जिससे आप रिवीजन कर सको। बिकॉज ये सारे के सारे चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं, मैक्सिमम इतने ही जनरली क्वेश्चन बनते हैं, इसी के आसपास आपके इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे इकोनॉमिक सर्वे के। अगर ये अच्छे से तैयार हो जाता है आपका तो लगभग जो करंट अफेयर है इकोनॉमिक सर्वे ये मिला के इकोनॉमिक्स मिला के आपके 40 नंबर के अराउंड कवर होते हैं। बहुत सारी योजनाएं हैं जो आपको रिविजन करने को इसमें मिलेगी। तो आज की क्लास में बहुत सारा डेटा भी है, चलिए देखते हैं, साथ साथ में रिविजन कर लेंगे डेटा का भी और कोशिश कीजिए कि आपको ये सवाल ज्यादा से ज्यादा आए। ठीक है, पहला सवाल है कि राज्य में नवंबर 2022 तक विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी रहेगी आपकी। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है देखो, 21,836, 21,176, 21,078 मेगावाट, 23,487 मेगावाट है जो आपको बोला गया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है, सीधा पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से भी पूछा जाता है कि जैसे आपको टोटल भी पूछा जा सकता है कितनी है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसके बाद में आप अलग अलग देखोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि विंड एनर्जी की कितनी है, सौर जो आपकी सोलर पावर कितनी का है। ठीक है, तो अलग अलग सबको आपको याद होना चाहिए कि कितनी अधिष्ठापित क्षमता है आपकी और राजस्थान के अंदर में पोटेंशियल कितना है। अगर वो भी कहीं दिया गया है वो डेटा जो कि हमें सर्वे के अंदर में मिलता है तो वो भी आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं, जैसे मैंने बताया अलग अलग का भी पूछेंगे तो सारी चीजें रिवीजन भी करनी है कि नवंबर 2022 तक ये सेम चीज पवन ऊर्जा का पूछा जाए, आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है तो वो बताइए कि टोटल तो आपको पता लग गई। अब आपको देखोगे, हम देखेंगे कि सोलर पावर देखेंगे, विंड एनर्जी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा की बोली गई है तो कितनी, 3,730 है, 3,636 है, 4,442 है, 1,793 मेगावाट कितनी है इसके अंदर में बताइए। ये रहती है आपकी 3,730, 3,730 है इंस्टॉल्ड आपकी अभी तक इंस्टॉल्ड है जो कैपेसिटी है वो है पवन ऊर्जा की। तो अच्छे से याद करिएगा, टोटल एनर्जी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये जो डेटा है ये डेटा इसीलिए देखे इसमें अंदर में हमने आज कवर करने की कोशिश करी है कुछ डेटा जो आपके जल्दी भी कवर हो जाएंगे और साथ में ये भी देखना है कि किस डेटा के ऊपर में आपको फोकस करना है। ऐसा ना हो कि आप जो इररिलेवेंट चीज है वो याद करते रहो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे आपसे टोटल कैपेसिटी पूछी जा सकती है, पवन ऊर्जा की, सौर ऊर्जा की पूछी जा सकती है। तो अगर ये नहीं चाहिए तो रिविजन कीजिएगा इस डेटा का, आपको याद होनी चाहिए। अब तक तो रटा गया होगा, बहुत कम टाइम बचा है तो रट लेना इसको अच्छे से। 3,730 रहती है पवन ऊर्जा की। साथ में ये देख लेते हैं कि इसकी टोटल कितनी है राज्य के अंदर में, तो साथ में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि राज्य में देखो 120 मीटर हब की ऊंचाई पर जैसे लगाया जाता है ज्यादातर पवन ऊर्जा संयंत्र, तो यहाँ पे पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 1,27,750 मेगावाट है। ठीक है, कुल क्षमता है ये। ठीक है, आपने अभी इंस्टॉल नहीं किया, आप कितना कर पाते हो, उसका कितना उपयोग 100% उपयोग कर पाते हो या अभी तक इतना नहीं कर पाए हो, वो अलग चीज रहती है। लेकिन हमसे क्या पूछा जाता है, पोटेंशियल भी पूछा जाता है कि कितनी पोटेंशियल है जो आपके यहाँ पे है। तो देख लेना यहाँ पे 1,27,750 मेगावाट का जो यहाँ पे पोटेंशियल दिया गया है कि इतना आपके पास पोटेंशियल आप कर सकते हो, इतना जो पवन ऊर्जा से उत्पादन। ठीक है, राजस्थान इसी तरीके से देखें तो अक्षय ऊर्जा जो है यानी कि जिसमें सौर और पवन ऊर्जा शामिल होती है, उस दोनों के अंदर में पूरे देश में प्रथम स्थान पे है। सौर ऊर्जा का तो यहाँ पे मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है कि सौर ऊर्जा में जो प्रथम स्थान पे होने के कारण क्या इतनी सौर ऊर्जा अवेलेबल क्यों रहती है, यहाँ पे क्या पोटेंशियल इतना ज्यादा क्यों है राजस्थान के अंदर में। सेम चीज पवन ऊर्जा पे पूछी जा सकती है। और अगर आप प्रीलिम्स में देखो तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पवन ऊर्जा की जो पोटेंशियल कितनी है वो पता होनी चाहिए, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है वो पता होनी चाहिए। और राजस्थान क्या है, अक्षय ऊर्जा के अंदर में जो सौर पवन ऊर्जा को मिला के आप बोलते हैं उसमें पूरे देश में प्रथम स्थान पे है, ये याद होना चाहिए आपको। इसी तरीके से वर्ष 2009 से राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जो है प्रत्येक वर्ष 14 दिसंबर को
ऊर्जा संरक्षण दिवस आयोजित करता है। ऊर्जा संरक्षण अगर दिवस भी बोल दिया जाए कब आयोजित होता है आपका, तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम जारी ये है 2009 से मना रहा है, 14 दिसंबर को अपना मनाया जाता है। तो याद रखना राजस्थान अक्षय ऊर्जा पहले स्थान पे है। पवन ऊर्जा जो 120 मीटर हब ऊंचाई पर लगती है उसकी जो पोटेंशियल है 1,27,750 आपकी मेगावाट है। ठीक है, तो ये डेटा अच्छे से याद कर लेना। इसी तरीके से सेम चीज नवंबर 2022 तक सौर ऊर्जा की अगर आपसे बोला जाए इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, तो वो क्या रहेगी, क्या ज्यादा है पवन ऊर्जा से, क्या कम है। एग्जैक्ट जो आपको याद होना चाहिए क्या दिया गया है, ए बोला गया है जो आपका रहता है 3,348 मेगावाट, बी बोलता है 1,656 मेगावाट, सी है 3,636 मेगावाट, डी है 4,123 मेगावाट। बहुत पास पास में भी ये डेटा दिया जा सकता है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अगर किसी को पता है कि अगर सर्वे का ये चैप्टर पढ़ते हो तो आपको ये जो रिन्यूएबल एनर्जी के सारे डेटा याद होने चाहिए। और इसके अंदर में आप बताइए कौन सा है, ए बी सी और डी में से कौन सा रहेगा आपका, ये रहेगा 3,348 मेगावाट का सौर ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी आपकी 3,348 जो मेगावाट है सौर ऊर्जा की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। इसके अंदर में भी जैसे मैंने अभी बताया था कि राजस्थान प्रथम स्थान पे है। ठीक है, अभी बताया था मैंने कि राजस्थान प्रथम स्थान पे है। और इंडिया लेवल पे भी अगर आपको कहीं ये ऐसा हो कि आपको डेटा याद करना है तो वो कर सकते हो, लेकिन इंडिया लेवल पे याद करना कि वहां पे टोटल कितने पोटेंशियल है जनरली वो पूछा जाता है, वो करंट के टॉपिक के अंदर में से आता है। यानी कि कोई सोलर अलायंस हो रही है तो उसके अंदर में बोला जाता है कि इंडिया इतने मेगावाट की सोलर ऊर्जा का उत्पादन करेगा, या इतनी पोटेंशियल है हम 100 गीगावाट का करेंगे, 175 गीगावाट का करेंगे, तो वो अलग रहती है। यहाँ पे आपको करना है कि राजस्थान के अंदर में जो कितनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो क्या है 3,348 मेगावाट। ठीक है, अब उसके बाद में जब रिन्यूएबल एनर्जी के बाद में आते हैं दूसरा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर में दिया गया आपका हाईवे। ठीक है, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे भी कुछ एक डेटा है जो हाईवे से रिलेटेड जो अपने को याद करना है। कौन कौन से है वो देखते हैं। चलो, मार्च 2022 तक का डेटा दिया गया है। राज्य का सड़क घनत्व कितना है, मार्च 2022 तक राज्य का सड़क घनत्व पूछा गया आपसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। क्या है, 68 के अराउंड है, 152 के अराउंड है, 81 के अराउंड है, या 64.78 है। ABCD क्या रहेगा इसका अंदर में आंसर आपका, इसका आंसर रहेगा आपका, अब तक तो आंसर दे दिया होगा, 81.47 जो है किलोमीटर पर। ठीक है, प्रतिवर्ग अगर बोले जाए कितना किलोमीटर है, 81.47 किलोमीटर है। ये राजस्थान का है, राज्य का सड़क घनत्व है। इसी हिसाब से अगर इंडिया लेवल पे देखें तो कितना है 165। अगर हम देखें तो 100 इसका 165 है, और राजस्थान के लेवल पे अगर सड़क घनत्व बोला जाए कितना रहेगा, तो याद कर लो ये रहेगा 81.47 रहेगा। और इंडिया लेवल पे देखा जाए तो उससे कम है। ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राज्य का सड़क घनत्व 81.47 है अगर आपका किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है, और अगर आप इंडिया लेवल पे देखोगे तो ये इंडिया से या कम है या ज्यादा है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इंडिया कितना कंपेरेटिवली पता होना चाहिए, 165 है। तो ये डेटा हो गया। अब अगर इसी में ये पूछा जाए कि राज्य की कुल सड़क लंबाई का कितना प्रतिशत राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जनरली आरपीएससी पूछती रहती है, हर एग्जाम में आरएस में भी पूछा जा चुका है कि कितना प्रतिशत जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका। बिकॉज नेशनल हाईवे है वो पूरे जो ऑल इंडिया लेवल पे है उसका भी डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान के अंदर में कितना प्रतिशत है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बनाता है 40%, 3.8%, 2%, 4.08%। तो 40% बिल्कुल कम हो गया। 40% राष्ट्रीय राजमार्ग तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे गाँव की सड़क, डिस्ट्रिक्ट की सड़क ये ज्यादा रहती है, राष्ट्रीय राजमार्ग तो बहुत कम निकलता है। अब रहता है नीरेस्ट जो डेटा है 3.8 का, 2% का, 4.08 का। तो इसका आंसर क्या है 3.8। 3.8% है वो राष्ट्रीय राजमार्ग है। टोटल जो सड़क की लंबाई है उसमें अंदर में अगर हमसे पूछा जाए राष्ट्रीय राजमार्ग कितना परसेंट देता है तो 3.8% का है। अगर आपसे वैसे डेटा भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय राजमार्ग का, एक इंपॉर्टेंट डेटा रहता है कि कितना है टोटल, फिर ये तो 10,618 जो किलोमीटर। तो टोटल सड़क की लंबाई है उसके अंदर में अगर 10,618 किलोमीटर देखें तो कितना परसेंट रहता है 3.8% रहता है। टोटल सड़क की लंबाई भी आप ओमिट कर सकते हो, लेकिन अभी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय राजमार्ग का रहता है। इसके दोनों डेटा याद होने चाहिए, कितना परसेंट है 3.8, और अगर लंबाई टोटल देखें लंबाई में तो 10,618 किलोमीटर रहता है। अब यही सवाल है, राज्य में दिसंबर 2022 तक विद्युत की कुल अधिष्ठापित क्षमता में तापीय ऊर्जा का योगदान कितना है। सबसे पहले हमने शुरू किया था कि किसके अंदर में इंस्टॉल कैपेसिटी देखेंगे अलग अलग, थर्मल की देखी हमने, पवन की देखी है, जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली सारी देख ली। उसके बाद में अगर आए तो सबसे ज्यादा जिसका योगदान रहता है वो रहता है तापीय ऊर्जा का। तो यहाँ पे ये सवाल ये बनता है कि तापीय ऊर्जा का कितना सबसे ज्यादा, तो मतलब कितना परसेंट योगदान रहेगा, तो वो पूछा गया है कि तापीय ऊर्जा का
80%, 40%, 57%, 55%, बहुत क्लोजली है। यहाँ पे दिया गया COD 57, 55%, तो कितना रहेगा इसके अंदर में 57%। 57% है जो आपका तापीय ऊर्जा का योगदान रहता है। टोटल जितनी भी इंस्टॉल कैपेसिटी है आपकी, टोटल रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सब मिला के जितनी भी आप करते हो यूज, उसके अंदर में तापीय ऊर्जा का योगदान अभी भी 57% है। इसी को गवर्नमेंट कंट्रोल करने की कोशिश करिए कि आप सौर ऊर्जा बढ़ाओ, पवन ऊर्जा बढ़ाओ, जितना रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाओगे उतना ज्यादा हम तापीय ऊर्जा पे जो हमारा योगदान है जो वो इसका कम कर पाएंगे तापीय ऊर्जा का। ठीक है, तो दिसंबर 2022 तक का अगर डेटा है तापीय ऊर्जा का प्रतिशत बोला जाए 57% है। इसके साथ हम दूसरे भी प्रतिशत आपको याद रहने चाहिए कि किसका कितना है, परसेंटेज वाइज भी पूछ ले कितना योगदान है। हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तो सौर की भी देखी है, अभी पवन ऊर्जा की देखी है, लेकिन क्या आपको परसेंटेज याद है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से तो ये देख लेते हैं। पहला क्या है, तापीय और जल विद्युत को मिलाकर के कितना प्रतिशत है, 64%। तापीय जल विद्युत को मिलाकर 64%। आपको पता है तापीय ऊर्जा कितना है, 57%। तो इस हिसाब से अगर सीधा जल विद्युत का बोला जाए तो कितना परसेंट रह जाएगा आपका, 7%। तो याद रखना तापीय जल विद्युत का 64% है। परमाणु ऊर्जा से बोला जाए तो कितना रहेगा, 1.94%, लगभग 2% के पास में है। 1.94 याद कर लेना, 1.94 है जो आपका रहेगा। सौर ऊर्जा का जो अपने और पवन ऊर्जा की जो इंस्टॉल कैपेसिटी देखी थी उसको प्रतिशत में देखा जाए तो सौर ऊर्जा की कितनी है, 14.25%, 14.25% रहेगी। और पवन ऊर्जा की है, याद कर लो, 15.93%, 15.93% है जो पवन ऊर्जा की है। तो ये सेम चीजें डाटा आपको प्रतिशत में भी याद रहना चाहिए। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई, इसी के अंदर में आगे आता है एक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को दिया गया है, उसके अंदर में ये क्वेश्चन बनता है जनरली किसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, 1 अक्टूबर 1964, 25 सितंबर 1969, 10 दिसंबर 2003, 19 दिसंबर 1973। तो इसकी स्थापना कब रहती है, 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना की गई थी। ये सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 के अंदर में स्थापना की गई थी। ठीक है, सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950, उसके तहत इसकी 1 अक्टूबर 1964 को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है इसकी स्थापना की गई थी। तो हर एक टॉपिक है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जब पढ़ाई करो तो ये चीजें ध्यान रखना करो। अब आता है राज्य का रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत है। नेशनल हाईवे आ गया, उसके बाद रोड के बाद में जब अब रेलवेज पे आते हैं तो उसमें भी यही सेम सवाल बनता है कि टोटल इंडिया के अंदर में कितनी रेलवे है जो चल रही है, और राज्य के अंदर में रेल मार्ग देखें तो कितना है। फिर राज्य का रेल मार्ग है वो भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये बनता है। ठीक है, राज्य का जो रेल मार्ग है वो भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना प्रतिशत है, वही सेम 8.83%, 6.21%, 4.08 हो गया, 9.78% हो गया। तो कितना रहेगा इसका, और इसकी टोटल लंबाई वही सेम नेशनल हाईवे की तरह आपको इसकी टोटल लंबाई भी पता होनी चाहिए, वो क्या है इसका 8.83%। 8.83% है भारत राज्य का रेल मार्ग, भारतीय रेल मार्ग का 8.83% रहता है। और अगर अवेलेबल डेटा देखें तो मार्च 2021 तक का है 6019 किलोमीटर। अगर आप टोटल ऐसे देखना चाहो लंबाई या प्रतिशत के हिसाब से देखो तो 8.83% है, वही सेम नेशनल हाईवे की तरह वहां पे 10,000 के अराउंड था, ये 6019 किलोमीटर के अराउंड है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो पूछा जाता है जनरल। राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, जो बनाया जाता है डिजास्टर के लिए, वो भारत सरकार है, राज्य सरकार का। अगर यहाँ पे बोला जाए कि कितना अंशदान रहता है उसके अंदर में, तो ये पता रहना चाहिए आपको कि राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया जाता है, तो उसके अंदर में केंद्र सरकार भी सहयोग करती है और राज्य सरकार भी करती है। तो इनका कितना प्रतिशत योगदान रहता है, 50-50 रहता है, या फिर भारत सरकार का 75 और राजस्थान सरकार का जो 25 रहेगा राज्य सरकार का। अगर यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया का 25 रहे और राज्य सरकार 75 रहेगा, या 70-30 का रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। यहाँ पे जो केंद्र सरकार है उसका सबसे ज्यादा रहता है 75 और राज्य सरकार का रहता है 25। तो 75 और 25 का रहता है इसमें रेशियो यहाँ पे। तो राजस्थान अगर राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि SDRF की बात की जाए तो यहाँ पे 75% है वो रहता है आपका केंद्र सरकार का, और 25% रहता है अपना राज्य सरकार का हिस्सा रहता है। तो कंपोजिशन कहीं भी आए, अगर आपको जनरली जैसे क्या रहता है कि अगर आप बहुत सारी स्कीम करोगे तो वहां पे 60-40 का कंपोजिशन रहता है। जितनी भी केंद्र सरकार की स्कीम है जो यहाँ पे राज्य के अंदर में इंप्लीमेंट की जाती है जो राज्य सरकार के सहयोग से, तो वहां पे 60-40 का भी रेशियो रहता है जनरली। लेकिन बहुत सारी स्कीम्स है उसके अंदर में 75-25 का भी रहता है, 70-30 का भी रहता है। तो कोई स्कीम है जिसके अंदर में ऐसा कोई ओड नंबर आता है कि जो 60-40 के अलावा है, तो वहां पे ये सवाल पूछा जा सकता है जनरली।
ठीक है, तो बाकी स्कीम्स में भी इसको ध्यान देना। आप चलो ये देखते हैं कि कौन सी नीति जारी की गई है और किस वर्ष जारी की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे सबसे पहले तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, सारी जो पॉलिसी आप देख रहे हो, राजस्थान सौर ऊर्जा नीति होगी, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है, बजरी खनन नीति है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट नीति। इसके अलावा जैसे फर्स्ट एमएसएमई पॉलिसी आई है, सबसे पहला काम रहता है इनका सन याद होना चाहिए। दूसरा जो आपको पता है कि ईयर याद हो गया तो उसके बाद में अगर कोई लेटेस्ट इंपॉर्टेंट आई है पॉलिसी, उसका पार्टिकुलर डेट भी याद होनी चाहिए, किस डेट को जारी की गई। तो इनमें से अगर स्पेसिफिकली जब इनसे पॉलिसी से पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि किस डेट को जारी हुई, उसके बाद में कोई ऑब्जेक्टिव क्या है, सेकंड पॉइंट वो रहता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल दे दिया गया है। सबसे आसान सवाल था, अगर किसी ने ढंग से इसको देखा होगा तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति, औद्योगिक विकास नीति, बजरी खनन नीति, कृषि प्रसंस्करण, इसके अंदर में हमें सही सुमेलित करना है कि कौन सा वर्ष के अकॉर्डिंग यहाँ पे सुमेलित सही है। तो कौन कौन सा है देख लो। राजस्थान यहाँ पे दिया गया सौर ऊर्जा नीति 2019 की दी गई है। ठीक है, राजस्थान औद्योगिक विकास 2015 से सुमेलित करवा रहा है, बजरी खनन नीति 2018 से, और कृषि प्रसंस्करण वाले 2019 से। तो इसमें कौन कौन से सही है? सौर ऊर्जा नीति सही है अपनी 2019 की, और कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये जो हाल ही के अंदर में आई थी, ये है 2019 की। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे सही है। तो ए और डी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो राजस्थान सौर ऊर्जा नीति है वो 2019 की है, यहाँ पे राजस्थान कृषि प्रसंस्करण नीति दी गई है 2019 की है। अब बचता है कि उसके अलावा भी आपको क्या याद करना है, अगर नहीं है तो ये कौन कौन सी कहाँ पे सही है, और उसके अलावा और कौन सी पॉलिसीज है जो आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। औद्योगिक विकास नीति की भी बात करें तो ये कब की है? ये 2020 की है। औद्योगिक विकास नीति कब की है? 2020 की है। बजरी खनन नीति की बात की गई थी, ये भी 2020 की है, लेटेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सिल्कोसिस नीति आई थी वो 2019 की थी। पर्यटन नीति है ये वो 2020 की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है 2022 की। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, आगे इस पे स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी दिया गया है, इसकी डिटेल भी, डाटा भी याद करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी याद करेंगे। तो इस तरीके से अगर जैसे राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल ये नीति दी गई है तो यहाँ पे 2022 की है, तो इसकी पार्टिकुलर डेट पता होनी चाहिए। इस नीति के अंदर में प्रॉपर ऑब्जेक्टिव पता होनी चाहिए कि क्या अचीव करना चाहिए, कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल अचीव करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग व्हीकल है तो उनको कितनों को हमें इलेक्ट्रिक के अंदर में कन्वर्ट करने का हमारे पास डाटा है जो गवर्नमेंट ने दिया, कितने प्रतिशत हम कन्वर्ट कर देंगे, कितने साल तक की बात की गई, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए पॉलिसी। तो इस तरीके से हर जो नई पॉलिसी है उसको अच्छे से याद करना है, तो ये इंपॉर्टेंट रह जाता है। इसी से आपसे राजस्थान आपने हमने देखा था एमएसएमई अंदर में किया है, फर्स्ट एमएसएमई पॉलिसी आई थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो करना आपको। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के लिए एक पॉलिसी आई हुई है, वो अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो एक तो डेटा तो याद होनी चाहिए। औद्योगिक विकास नीति कब की है? 2020 की। बजरी खनन नीति 2020 की। राजस्थान सिल्कोसिस नीति बोलोगे तो 2019 की है आपकी। पर्यटन नीति 2020 की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है वो 2022 की। ठीक है, अब आता है प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये कहां पे है? बड़ला जोधपुर, नोक बीकानेर, हर्षमाता सिक्कर, नोक जैसलमेर। कहां पे है अवेलेबल? ये है भड़ला जोधपुर। तो सबसे बड़ा सोलर पार्क सिर्फ ये याद करना कि भड़ला जोधपुर में है, ये भी नहीं है, कितने का है वो भी आपसे पूछा जाएगा। ये 2245 जो है मेगावाट का सोलर पार्क बनाया गया है, सबसे बड़ा है प्रदेश का, 2245 मेगावाट का है भड़ला जोधपुर के अंदर में। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना। हाल ही में राज्य सरकार ने वर्ष 2024 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखी थी, पवन ऊर्जा की पोटेंशियल देखी थी, पवन ऊर्जा के अंदर में भी हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी देखी थी। अब ये कह रहा है कि 2024 तक राज्य सरकार ने कितना बोला कि प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन का कितना लक्ष्य रखा है, कितना कर देंगे? 20,000 मेगावाट, 25,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट, 35,000 मेगावाट है। तो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन यहाँ पे कितना है? 30,000 मेगावाट का बोला गया कि 30,000 मेगावाट है वो सौर ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया कि 30,000 मेगावाट तक हम 2024 तक कर देंगे। हो पाता है कि नहीं वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा अमाउंट रखा गया है कि 30,000 मेगावाट तक हम उत्पादन की क्षमता इतनी बढ़ाएंगे कि 30,000 मेगावाट तक पहुंच जाएंगे। लगभग ये 10 गुना 8-9 गुना आता है जो एग्जिस्टिंग है उससे, लेकिन देखो कितना हो पाता है। इसी तरीके से देखें तो राजस्थान पवन हाइब्रिड नीति, वही सेम चीज आ गई, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब लागू होगी। अब देखो स्पेसिफिकली अगर आपसे पॉलिसी का पूछेंगे तो उसमें डायरेक्ट डेट दी जाएगी, वहां पे मैचिंग में पूछेंगे तो ईयर दिए जाएंगे। यहां पूछ लिया राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति कब लागू की गई थी,
18 दिसंबर 2019 को, 17 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2020, 17 दिसंबर 2020। और ये क्वेश्चन इसलिए बनाया गया कि इतने नजदीकी भी कई बार पूछे जाते हैं डायरेक्ट, कि कोई ज्यादा पॉपुलर होती है तो वो उम्मीद करते हैं कि इतना तो आप न्यूज़पेपर पढ़ते ही होंगे कि एग्जैक्ट डेट आपको पता रहे कि ये 17 दिसंबर को हुई थी कि 18 दिसंबर को हुई थी, और उसके बाद में कौन से साल के अंदर हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा है, पहले तो डेट बताओ, 17-18 है तो ये 18 की डेट है, 18 दिसंबर को होती है। उसके बाद में कौन से साल में, 2019 के अंदर में। तो 18 दिसंबर 2019 को पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति लागू की गई थी। ठीक है, अब आते हैं राज्य सरकार द्वारा घोषित मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना, अब सिंपल ऐसे भी पूछा जा सकता है, डेट नहीं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। किसान मित्र ऊर्जा योजना 4 पॉइंट दिए गए कि सामान्य श्रेणी के मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर अनुदान देना, डीजल पर सब्सिडी प्रोवाइड करना, सौर ऊर्जा के उपयोग पर प्रोत्साहन राशि प्रदान करना, ये कृषकों को घरेलू बिजली मुफ्त में प्रदान करना। ये देखो सारे के सारे इससे कृषि से संबंधित है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे अच्छे से देखो इसके अंदर में कौन सा आंसर आना चाहिए कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, यानी इलेक्ट्रिसिटी से कुछ तो संबंधित है, और सारी दी गई इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित दिए गए हैं। घरेलू मुफ्त बिजली भी हो सकती है, सौर ऊर्जा से उपयोग पे भी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए, कि सामान्य श्रेणी के जो मीटर कृषि उपभोक्ता हैं उनको बिजली के बिल पे अनुदान देना। ठीक है, तो किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंदर में ये कहा गया है कि जो सामान्य श्रेणी के मीटर्ड जो कृषि उपभोक्ता है उनको बिजली के बिल पे हम अनुदान देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर में अगर हम देखें तो ये देख लेते हैं कब से शुरू की गई है, 17 जुलाई 2021 को। ठीक है, बजट में काफी इसमें चर्चा हुई थी, इसलिए 17 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी। ये याद रखा करो, बजट किस में घोषित की गई थी, 2021-22 में। ये भी कई बार क्वेश्चन दे देते हैं कि 21-22 में या 22-23 में घोषित किया गया है, 23-24 में घोषित किया गया है, तो कौन सा बजट है वो ध्यान रखा करो। कई लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि बजट कौन सा चल रहा है, सर्वे कौन सा चल रहा है। तो यहाँ पे आर्थिक समीक्षा लिखा जाएगा स्पेसिफिकली, या तो, और या आपको बजट दिया जाएगा कि कौन से बजट में दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, बजट 21-22 की में घोषित किया गया था, इसलिए 17 जुलाई 2021 को इसको आरंभ किया गया था। इस योजना में क्या करते हैं हम कि जो मीटर्ड कृषि उपभोक्ता है उनको बिजली के बिल पे प्रति माह 1000 रुपए, और मैक्सिमम कितना रहेगा फिर 12 है तो 12,000 रुपए हो जाएगा प्रति वर्ष अनुदान देखें तो। इसके साथ ही अगर देखें तो बिजली बिल का 60% या अधिकतम 1000 रुपए प्रति माह दे होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको देखना हमें। और इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार के अगर कोई कर्मचारी है या कोई इनकम टैक्स भर रहे हैं तो उनके लिए ये या राशि अनुदान के पात्र नहीं होंगे, बिकॉज वो अपना बिल भर सकते हैं। तो यानी कि कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, और जो इनकम टैक्स नहीं भर रहा हो उन्हीं के लिए ये योजना है। और नोडल विभाग पूछा जाता है कई बार, वो है ऊर्जा विभाग। ये तो आप गेस भी लगा सकते हो, इसलिए ज्यादातर पूछने के चांस कम है कि ऊर्जा विभाग ही होगा ये, तो अगर बिजली से संबंधित है तो इसलिए। और कितनी राशि है, एक महीने की 1000 रुपए, या वैसे देखें तो रेशियो में 60% या 1000 जो भी आपका कम रहेगा, या मैक्सिमम आप एक साल में 12,000 रुपए तक का कृषि यहाँ पे अनुदान मिल सकता है आपको बिजली के बिल पे। ठीक है, और 17 जुलाई 2021 को इसको शुरुआत की गई थी। इसी हिसाब से किसानों से संबंधित एक और योजना है, वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान, जिसका नाम दिया गया कुसुम। ठीक है, किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कुसुम की मुख्य विशेषता क्या है, वो सेम चीज को एक योजना दी जाएगी। उसमें मेन क्या है, फोकस किया गया पर्यावरण संरक्षण के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, या देश में ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना, या सभी बिजली और डीजल से चलाए जाने वाले कृषि पंप का सौरीकरण करना, सोलराइजेशन कर देना, या फिर डीजल संचालित पंपों हेतु किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। किस काम के लिए शुरू की गई कुसुम योजना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। किसान ऊर्जा सुरक्षा, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ तो काम होगा ऊर्जा सुरक्षा में। उत्थान महाअभियान में क्या किया जाएगा, इसमें सभी बिजली और डीजल से चलाए जाने वाले कृषि पंप है उनको सोलराइज करने की बात की गई है, यानी वो सौर ऊर्जा से चल सके, ताकि डीजल से चल रहे हैं बिजली है वो दोनों ही बचेगी, सौर ऊर्जा से चलना शुरू हो जाए। इसके लिए किसानों को जो सपोर्ट चाहिए वो प्रोवाइड किया गया है। लेकिन इसके अंदर में भी बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके अंदर में 3 जो है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर में डेटा वो ये रहता है कि ये 3 पार्ट में ABC 3 पार्ट में डिवाइड की गई है, और 2022 तक बात की गई थी कि 30,800 मेगावाट की सौर क्षमता स्थापित कर देंगे इससे। ठीक है, सबसे पहला डेटा तो ये है कि 2022 तक जब चली थी उसमें 30,800 मेगावाट तक की स्थापित करने की बात की गई थी। पहला घटक ये कहता है कि जो भूमि के ऊपर बनाए गए 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत जो ग्रिड है
उनको नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना है। कि एग्जिस्टिंग जो हमारे भूमि के ऊपर जो कहीं भी किसानों के लिए बनाए गए 10,000 मेगावाट तक के जो विकेंद्रीकृत ग्रिड है उनको किससे जोड़ना है, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र है उनसे जोड़ना है सबसे। और इंपॉर्टेंट काम यही है कि जितना भी जो इलेक्ट्रिसिटी से जो आपकी ऑलरेडी आप जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी और जो थर्मल जो पावर से मिलती है हमें वो, और जो दूसरे काम का है डीजल, उनको सबको हटा करके हमें सबसे ज्यादा सोलर जो पावर है नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र है उनसे शिफ्ट करना है इनको। तो पहला काम हो गया कि जो ऑलरेडी 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिड है उनको नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना। दूसरा घटक क्या बोलता है कि 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना, नए कि 20 लाख जो सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि पंप जो अभी लगेंगे सारे सौर ऊर्जा के लगेंगे, वो सारे के सारे 20 लाख नए लगाएंगे हम। और जो ऑलरेडी लगे हुए हैं ग्रिड से जुड़े हुए हैं 20 लाख उनको सोलराइजेशन करना, वहां से ग्रिड से हटा करके उनको सोलर जो कैपेसिटी के अंदर में लेके आना, वो 20 लाख हो जाएंगे। तो 3 है कि 20 लाख तो नहीं लगाएंगे और जो ऑलरेडी कनेक्टेड है 20 लाख उनको हम जो बिजली से चल रहे हैं उनको सोलराइजेशन करेंगे। और एक 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत जो ग्रिड है उन ग्रिड को ही नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ देंगे। तो इस प्रकार की 3 पार्ट में की गई कुसुम योजना शुरू करी गई थी। और अगर बेसिक अगर आपसे सिंपल सा सवाल पूछ लिया जाएगा अगर बिल्कुल उद्देश्य थे तो याद रखना कि जो भी बिजली से या डीजल से चल रहे हैं कृषि पंप है उनको सोलराइज करना है। और अगर डेटा हो तो ये याद कर लेना, ठीक है। राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति वही सेम बात जिसकी मैंने बात करी थी, ठीक है। 2022 तो वहां पे मैंने बता दिया था 2022 को शुरू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है वो 31 अगस्त को है, 1 सितंबर को है, 18 दिसंबर को है, 17 दिसंबर को है। अब बताओ वापस 17-18 दिसंबर आ गया आपका, क्या वही है या 1 सितंबर है या 31 अगस्त है? तो इसके अंदर में रहेगा 1 सितंबर। 1 सितंबर 2022 को राज्य के अंदर में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आई है और ये 1 सितंबर 2022 लेटेस्ट है, इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट डेटा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो बहुत ज्यादा आपको न्यूज में भी देखा होगा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो इसके अंदर में एग्जैक्ट डेटा जो राजस्थान सरकार क्या करना चाह रही है वो आपको पता रहना चाहिए। उसके अंदर में क्या है कि इस नीति के तहत पंजीकृत होने वाले श्रेणीवार नए वाहनों में से 15% 2 पहिया इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए, 30% तिपहिया वाहन और 5% चौपहिया प्रतिशत वाहनों के पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। तो अलग अलग याद कर लेना कि अगर 2 व्हीलर की बात की जाए तो कितने प्रतिशत है, 15%, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और अगर यहाँ पे 3 व्हीलर की बात की जाए तो 30% है, 4 व्हीलर कार वगैरह ट्रक वगैरह की बात की जाएगी आपकी तो कितना रहेगा, 5% है। वो यहाँ पे इस पॉलिसी के थ्रू पंजीकरण करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया कि इतने प्रतिशत तो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर में आने ही चाहिए। और इसके हिसाब से देखें तो 5 वर्षों में 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य भी रखा गया। तो इसके लिए अगर इतने चाहिए आपको 2 पहिया वाहन 15% होनी चाहिए, 3 पहिया वाहन जो 30% होने चाहिए और यहाँ पे 4 व्हीलर आपके 5% होने चाहिए, तो यहाँ इसके लिए कितने करने पड़ेंगे कि अगले 5 सालों तक 35 लाख यूनिट जो है हर वर्ष, याद रखना प्रति वर्ष 35 लाख यूनिट है, अगले 5 सालों तक आपको मैन्युफैक्चर करनी पड़ेगी। तो ये 2 है पॉइंट, अच्छे से याद कर लेना इसको कि एक तो 35 लाख यूनिट की बात की गई 5 सालों तक, और अलग अलग देखें तो हमें प्रतिशत याद होना चाहिए। 2 व्हीलर के लिए 15% है, 3 व्हीलर के लिए हमें 30% पंजीकरण करेंगे और 4 व्हीलर के 5% ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक वाहनों में पंजीकृत होनी चाहिए, ठीक है। अब आता है जन आधार योजना। जन आधार कार्ड है, जन आधार स्कीम आई थी, तो ये पता होना चाहिए कि कार्ड कितने अंकों का होता है, किसके लिए है, क्या क्या इसमें लाभ मिलने वाले हैं। तो इसी पे ये सवाल है, जन आधार योजना की मुख्य विशेषता, जन आधार कार्ड 12 अंकों का होता है। पहला बताइए सही है कि नहीं है। सभी सरकारी योजनाओं का लाभ एवं वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कार्ड अनिवार्य है। परिवार द्वारा निर्धारित 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को परिवार के मुखिया बनाया जाएगा इसमें। और राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार ही जन आधार के लिए पंजीकृत हो सकते हैं। तो सर्वे किया था उसके अंदर में बहुत अच्छे डिटेल में डिस्कशन किया था इसके अंदर में क्या क्या डिफरेंस है, अंकों का क्या डिफरेंस है, 10 अंक 11 अंक वाले कौन कौन से रहेंगे, कौन कौन सी योजनाओं के लिए इसको अनिवार्य किया गया है। तो पहला वाला आपका इसके अंदर में गलत है, यहाँ पे 12 अंकों का नहीं होता है, ठीक है। दूसरा सही है, सभी सरकारी योजनाओं का लाभ वित्तीय लाभ के लिए कार्ड अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला को मुखिया बनाया जाएगा, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य में निवास करने वाले परिवार ही जन आधार के लिए पंजीकृत हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य के निवासी होने चाहिए। तो इस हिसाब से 2, 3 और 4। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ा करो, उसके हिसाब से आंसर देना, बहुत आसान रहेगा सवाल वहां पे। ये जन आधार कार्ड, इसको दोबारा देख लेते हैं। विभाग कौन सा है, आयोजना विभाग। योजना लागू करता है 18 दिसंबर 2019 की योजना है ये, 18 दिसंबर 2019 की। 1 नंबर 1 कार्ड भी 1 नंबर होना चाहिए, जन आधार नंबर, एक ही कार्ड होना चाहिए और एक ही पहचान होनी चाहिए। पूरे राज्य में लागू करने के लिए जन आधार कार्ड बनाया गया था।
इसका उद्देश्य राज्य के निवासी परिवारों को जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना है और जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और एक पता दस्तावेज के रूप में मान्यता भी प्रदान करना है। तो ये भी आ सकता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए इसको यूज कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि हाँ ये पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान कर सकते हैं, रेजिडेंस के लिए आप इसको दिखा सकते हो। इसी हिसाब से राज्य के सभी निवासी और परिवार जन आधार कार्ड का पंजीकरण कराने जन आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्र है, सारे के सारे बना सकते हैं। याद रखने वाली बात यह है कि प्रत्येक परिवार को एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या दी जाएगी और सदस्य की बात की जाए उसके अंदर में पहले एक 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या होती है, उसके बाद में सारे सदस्यों का नाम होता है और हर सदस्य के साथ में 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या होती है। ठीक है, तो याद रखना कि अगर आपसे ही पूछा जाए, क्या पूछा गया है एग्जाम में कि प्रत्येक परिवार के पूछा गया, तो 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या होती है, उसके अंदर में सारे के लिस्ट की डाटा है। अगर कभी किसी का जन आधार खुद का देखा होगा आपने परिवार का, तो आपको पता रहेगा कि वहां पे सदस्यों की लिस्ट होती है और यहाँ पे 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या दी जाती है। ठीक है, और सारी जो योजनाएं उनको लाभ के लिए आपको जन आधार के हिसाब से ही मिलती है, आपको जन आधार का नंबर डालना ही पड़ता है। ठीक है, परिवार के अंदर में इसी तरीके से 18 वर्षों से अधिक आयु की महिला है अगर, तो उसको मुखिया बनाया जाएगा। अगर परिवार में 18 वर्षों से अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्षों से अधिक आयु का पुरुष होगा, वो मुखिया हो सकता है। लेकिन अगर है तो 18 वर्षों से आयु की महिला ही इसकी मुखिया बनेगी। तो जन आधार का है, हर डिटेल के अंदर में पूरा डिस्कशन किया गया। अब आता है राजस्थान फाउंडेशन। सिंपल है कि सिंपल सवाल है कि राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना जो की गई थी, क्या उद्देश्य था उसका। पहला यह किया गया राज्य के विकास में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए कि प्रवासी है उनको ज्यादा से ज्यादा उनकी भागीदारी बढ़ सके। दूसरा दिया गया राज्य में आधारभूत ढांचा विकसित करने के लिए, राज्य में औद्योगिक निवेश को सुगम बनाने के लिए, राज्य में आधारभूत शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए। तो किसके लिए दिया गया है, यहाँ पे राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना की बात की गई है, तो विकास में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। ये इसका मेन काम क्या था कि राज्य में प्रवासी उनकी भागीदारी हमें बढ़ानी है। और कब की गई थी, 30 मार्च 2001 को की गई थी। 30 मार्च 2001 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन अगर उद्देश्य ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये डेट की, क्योंकि बहुत पुरानी डेट है, तो राज्य में विकास में प्रवासियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए। अब आता है राजनिवेश पोर्टल। राजनिवेश पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सिंपल वही सेम चीज राजस्थान फाउंडेशन की तरह राजनिवेश पोर्टल एक लगाया गया, तो बेसिक पता होना चाहिए किसके लिए, चीज के लिए लगाया गया, वो पूछा गया है यहाँ पे। तो राजनिवेश पोर्टल का उद्देश्य क्या है, 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हेतु आसान आवेदन की सुविधा प्रदान करना, कि 10 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं तो उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया सरल बना दी जाए उसके लिए, या फिर औद्योगिक ढांचे के निर्माण हेतु क्षेत्रीय समन्वय स्थापित करने के लिए, या एमएसएमई सेक्टर को प्राथमिक स्वीकृति देने के लिए, या विवाद और शिकायत निवारण के लिए अलग से तंत्र विकसित करना। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अगर आए तो आराम से पढ़िएगा, सारे जो ऑप्शन आपको राजनिवेश पोर्टल से संबंधित ही देने की कोशिश की जाएगी, वहां पे एक जैसे से लगेंगे। तो एग्जैक्टली जब कोई स्कीम या कोई फाउंडेशन या कोई जैसे राजनिवेश पोर्टल पढ़ते हो आप, कोई और पोर्टल के बारे में जानकारी लेते हो, तो 1 लाइन के अंदर में जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको अलग से लिखा करो और उसको बार बार रिवीजन किया करो, वो ही इंपॉर्टेंट रहता है काम में। तो इसके अंदर में क्या है, राजनिवेश पोर्टल का मेन जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि 10 करोड़ से अधिक के अगर निवेश प्रस्ताव आते हैं तो उनके लिए आवेदन प्रक्रिया को हमें आसान बनाना है। तो आसान आवेदन की सुविधा प्रदान करने के लिए, और उसके डेटा क्या है, 10 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए प्रोजेक्ट, उसके लिए अलग से एक पोर्टल बना दिया, राजनिवेश पोर्टल। ठीक है, राज्य में निवेश प्रस्तावों को मंजूरी प्राप्त करने के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है। तो सिंपल सी बात है कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, होता रहता है, उसके साथ में निवेश जो हमने बोला था राजनिवेश, उसी की तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एक गठित किया गया था। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, सिंपल ये मुख्य सचिव, वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, मुख्यमंत्री की परमिशन के बिना नहीं हो सकती, तो इस तरीके याद कर लेना कि मुख्यमंत्री यहाँ पे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी अध्यक्षता करता है। जन आधार कार्ड योजना के प्रभावी संचालन हेतु गठित जन आधार प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं। अब देखो जन आधार कार्ड बना था, उसके साथ में ही इसको प्रभावी ढंग से लागू करना है, संचालित करना है, तो जन आधार प्राधिकरण बनाया गया था। अब जन आधार प्राधिकरण, उसका अध्यक्ष कौन होता है, वित्त सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, संयुक्त सचिव। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी भी एक परियोजना को लागू करना है तो उसके लिए किसको दिया जाएगा, ज्यादा चांस रहते हैं मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव है वो इसका जो जन आधार प्राधिकरण है, जो जन आधार कार्ड योजना को प्रभावी संचालन के लिए बनाया गया था, उसमें अध्यक्षता करता है मुख्य सचिव। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसके बारे में ये डाटा दिया गया। पहला कथन क्या कहता है
किसके अंतर्गत 5 लाख जरूरतमंद हैं, उनको 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान। 3 आगे इसमें क्वेश्चन, क्या ये 5 लाख जरूरतमंदों के लिए है, क्या ये 50,000 रुपए के लिए है, क्या ये ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की बात करता है। तो हर एक डिटेल को ढंग से पढ़ना है। दूसरा कथन कहता है ये योजना स्ट्रीट वेंडर, सेवा क्षेत्र के युवा या बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार प्रतिदिन की जरूरतों के लिए आरंभ की जाए। तो कौन कौन सा इसके अंदर में सही है बताओ। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंदर में यहाँ पे दोनों कथन सही है इसके, याद कर लेना। 5 लाख जरूरतमंदों के लिए 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है। स्ट्रीट वेंडर जनरली उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में सेम चीज आती है, वही सेम चीज डेटा। पहला पॉइंट कहता है ए किसमें लघु उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का अधिकतम ऋण राशि का प्रावधान किया गया कि यहाँ पे 25 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की अधिकतम ऋण राशि का एक सेगमेंट रखा है, रेंज रखी है, किस दौरान हमें ऋण प्रोवाइड करेंगे लघु उद्यमियों। दूसरा कहता है बी पार्ट के ब्याज अनुदान की राशि 5% से लेकर 8% तक रखी गई है, यानी जितना ऋण दिया था उसके अकॉर्डिंग 5% छूट देंगे, 6% छूट देंगे, 7 देंगे, 8% रहेंगे। तो 5 से लेकर क्या 8% तक रखी गई है। पात्र व्यक्तियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। या पात्र व्यक्ति जो भी है उन्हीं को दिया जाएगा लघु उद्योग प्रोत्साहन के अंदर में जिनकी आयु 18 साल से ऊपर का है। तो जब ये स्कीम करी है तो होपफुली आपको पता होगा कि सारे के सारे ये बिल्कुल सही है। पहला भी सही है, 25 से लेकर 10 करोड़ रुपए है। ब्याज अनुदान जितनी राशि लेते हो उसके अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया जाता है, उसमें 5% का अनुदान देंगे या 8% का देंगे, डिपेंड करता है। पात्र व्यक्ति का अनुदान जो है आयु देखा जाए तो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए आपकी, ठीक है। निम्नलिखित में राज्य के किस जिले को वर्ष 2022-23 में 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। 22-23 की बात की 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयन किया गया है। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, क्या जैसलमेर है, हनुमानगढ़ है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है। किसको किया गया है, यहां पे अजमेर और धौलपुर को 2021-22 में, ठीक है। जैसलमेर और सिरोही को 2022-23 के अंदर में डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया था। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि किसको आपके डिजिटाइजेशन किया गया है, कि अजमेर को और धौलपुर को 21-22 में किया गया है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और 22-23 के लिए पूछा जाए तो जैसलमेर को और सिरोही को किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे किस वर्ष के लिए किया गया, 22-23 के लिए पूछा गया है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो जैसलमेर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। आपका जो 6th और 7th, जो आपके 5th और 7th जो 6th चैप्टर है वो हमने कवर कर लिए हैं। 7वां जो रहता है अर्बनाइजेशन का रहता है, उसके बाद रहती है स्कीम्स आपकी। 8वें 9वें के अंदर में प्रॉपर स्कीम दी गई है, सारी की सारी स्कीम्स आपको इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो नोट्स है उसके अंदर में अवेलेबल है, उसका बार बार रिविजन कीजिएगा। उनके ऊपर में क्वेश्चन लेके जल्दी आप दूसरी क्लास करेंगे और इनको जल्दी कवर कर लेंगे। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सारे के सारे जो इकोनॉमिक सर्वे के DPQ है आपको एज ए PDF भी मिल जाएंगे। इनका अच्छे से रिविजन करिएगा, बिकॉज रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा के अकॉर्डिंग कितने गलत हुए हैं यहाँ पे वो भी आप चेक करिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं अगली क्लास के अंदर में। धन्यवाद।